हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम अपना देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का ये अपना फर्स्ट लेक्चर रहेगा। और इसके बाद हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये एक ठीक लेवल से होगा, अच्छा लेवल होगा इसका। ना मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें बस एसएससी या रेलवे लेवल तक, हम उससे भी ऊपर लेवल पे बात करेंगे। मतलब जिससे हम इस स्टैंडर्ड तक पढ़ लेंगे जिससे कि हमें कोई भी बुक अगर हम उठाए पढ़ने के लिए तो ऐसे ऐसा ना लगे कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्स लाइक एसएससी के सारे एग्जाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम, वो सारे तो कवर हो ही जाएंगे इतने से में, ठीक है। तो चलिए आप इसे बस समझिए ठीक से। और मैं सोचा कि इसमें आपके टाइम बचेंगे, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को लिख के लाया हूँ, ठीक है। इसमें बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ ठीक से। और आप इसके नोट्स भी साथ साथ लिखते जा सकते हैं, अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इसे हम अपने पढ़ाई के दृष्टिकोण से हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये 3 भाग में बांटेंगे। मतलब संविधान से पूर्व, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये सही रहेंगे, ठीक है। दोनों ही से पढ़ सकते हैं अच्छे से, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये समझने के पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें कोई लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में पहले हम क्या देखें, 3 पार्ट: प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के पूर्व, मतलब संविधान से पहले के बात हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसे कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बोलते हैं हम अपने संविधान का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, फिर उसके बाद हम संविधान के को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए संविधान बनने से पहले एक्चुअली क्या था कि हमारे देश में क्या था, ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूल जो था एक्चुअली, इसका प्रारंभ कैसे होता है, तो ब्रिटिश रूल जब अंग्रेज़ आते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे वो जब शासन करना शुरू करते हैं तो उसको सही तरीके से करने के लिए कानून व्यवस्था चाहिए होता है कि किसी भी देश या किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक प्रॉपर कानून व्यवस्था होता चाहिए होता है। तो वो जो कानून कुछ बना बना के लाते थे, जो एक्ट के हिसाब से या यहाँ देश चलाते थे, वही एक्ट क्या हुआ कि हमारा देश का जो संविधान है उसका पृष्ठभूमि बना, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बना। उसी के आधार पे हमारे संविधान आगे बनता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ब्रिटिश रूल है था हमारा देश में संविधान बनने से पहले, वही हमारा संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और इस टॉपिक में हम खासकर ये अपना संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही पढ़ेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसको समझने के लिए आपको 4 डेट्स याद रखने होंगे: 1600 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1858 और 1947। मतलब कि ये आपको पहली बात कि एडी और बीसी में फ़र्क पता है? एडी और बीसी क्या होता है? एक्चुअली मैं उल्टा लिख दिया इसे, मुझे इस साइड से बीसी को लिखना चाहिए था, इधर एडी को। फिर इसे हम समझ पाएंगे ठीक से। तो देखिए, जस्ट वेट। देखिए बीसी और एडी, एडी का मतलब होता है फुल फॉर्म एनो डोमिनी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। मतलब देखिए जब जीसस क्राइस्ट का बॉर्न होता है तो ठीक है, तो वहाँ से 1 एडी का शुरुआत होता है, ठीक है। और इससे पहले हम काउंट करते हैं बीसी को। और बीसी में क्या होता था, जैसे कि इसमें मतलब 543 पहले आता था, कोई 543 में बॉर्न हुआ तो ये 483 में जाके मर गया। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या था कि उल्टा काउंटिंग चलता था दिन का, कब, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इससे ही जहाँ पे समय का उल्टा काउंटिंग चलता था, मतलब मान लीजिए 543 में इस इंसान का जन्म हुआ, और उसके बाद अगर हम देखें तो इस मतलब हमको बताना है ये 20 साल बाद किसी वजह से इसका मृत्यु हो गया, तो यहाँ हम इसको लिखते कि उसका मृत्यु कब हो गया, तो उसमें हम 20 माइनस कर देते, ठीक है। तो हमारा आ जाता 523 में उसका डेथ हो गया। तो इसी तरह से, और हमारे जो एडी हैं तो ये कैसे चलते हैं, सीधे 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे टाइम जो था उल्टे हम काउंट करते थे। मतलब ये हमेशा काउंट नहीं करते थे, अभी के हिसाब से हम पहले के बात को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कि हम उसे उल्टा काउंट करते हैं, ठीक है। वहाँ के समय के लोग तो सीधे ही काउंट करते होंगे, पर अभी हम अपनी पढ़ाई के हिसाब से ईसा मसीह को जन्म के एक बेस मान लिए हैं। वहाँ से हमारा एक एडी स्टार्ट होता है, उससे पहले हमारे बीसी चलता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडी और बीसी में फ़र्क समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बारे में और जानना हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम बाद में बता देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे कि 1600 इतने दिन हमको याद रखने हैं। ये सारी बातें हमारे कब के हैं, एडी के हैं, ठीक है। ये सब कब की बात है, एडी के। इसे मतलब मान लीजिएगा कि 1 ईस्वी से पहले का ही है ये सब के सब एडी में है।
तो देखिए जब 1600 ईस्वी में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। अब ये स्थापना कैसे हुआ, वहाँ पे मतलब इंग्लैंड जो है वहाँ पे कुछ व्यापारी आपस में जुड़े और यहाँ के जो वहाँ पे साम्राज्ञी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उससे उससे आदेश लिया कि हमें कंपनी बनाने दिया जाए और जिसके आधार पे हमें ये मिले कि हम भारत और चीन वाले जो एरिया हैं हम उधर में व्यापार व्यापार का हमें विशिष्ट अधिकार दिया जाए, मतलब उधर में ऐसा हो कि मैं ही सिर्फ वहाँ पे व्यापार कर पाऊँ। ठीक ठीक है, वहाँ पे उसे मोनोपोली मिल गया यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे, भारत और चीन के रीजन में। इस रीजन में ये खासकर मसाला का व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है, भारत से ये मसाला ले जाते थे खासकर केरला वाला रीजन से। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्थापना होता है 1600 ईस्वी में और उसके बाद ये आते हैं भारत। भारत आते हैं अब व्यापार करने के लिए, क्योंकि यहाँ मसाला का जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था यहाँ पे मसाले से। ये लोग अगर यहाँ से कोई चीज़ को मतलब ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के मसाले जितने, सिर्फ वहाँ के लोग खासकर वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो ठंड है। ठीक है, ठंडा टाइप का है। ठीक है, उसे टेम्परेट जोन में रखा जाता है, टेम्परेट जोन का है वो। तो इस वजह से वहाँ पे खेती नहीं हो पाती, तो वो लोग ज़्यादातर मांस खाया करते थे। जो मांस खाया करते थे उस समय पे, तो उसके लिए चाहिए होता था मसाला उसे, ताकि उसे वो ज़्यादा समय तक रख पाए सही सलामत। तो उसके लिए उसे मसाला चाहिए होता था, इसके लिए वो आए भारत यहाँ पे व्यापार करने के पर्पज़ से। और जब व्यापार करने आए तो सपोज कीजिए वो कोई चीज़ को 2 रुपये में खरीदते थे, उसे यहाँ से लेके जाके बेचते बेचते रास्ते में टैक्स वैक्स पे करते हुए जब यहाँ वो आके बेच रहे हैं तो 8 रुपये में। ठीक है, तो सपोज कीजिए और यहाँ पे उसे 3 रुपये का टैक्स देना पड़ गया, तो 2 रुपये में खरीदे, 3 तक का टैक्स दे दिए, तो कुल उसे पड़ गए 5 रुपये सिर्फ प्रोडक्ट के, और उसके में उसे 3 रुपये का ही फ़ायदा हुआ। तो इसके दिमाग में ये आया कि अगर हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम इसे सामान बेच ही रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम यहाँ से 2 में खरीदें और डायरेक्ट 8 में बेचें, तो इससे हमें 6 रुपये का डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। तो हमें टेंशन की कोई बात नहीं होगी, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। तो इसलिए इसके दिमाग में कुछ आए लालच। तो ये जब लालच आया तो ये क्या सोचा कि यहाँ पे अगर हमारा अधिकार हो जाए इस एरिया में, उसके बाद क्या होगा, हमें टैक्स पे नहीं करना होगा, और टैक्स अगर हम पे नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो बिज़नेस होगा उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो फिर स्टार्ट होता है यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना ये शासन करने का दिमाग लगाना शुरू करता है। फिर 1707 से ये बात शुरू होता है, और ख़ासकर ये जब शासन का दौर जो शुरू होता है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे चाहते हैं कि हम यहाँ अधिकार कर ले, तो वो सक्षम हो पाते हैं ये करने के लिए 1764 में। 1764 में क्या होता है, बक्सर का वॉर। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध होता है, जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो उसके बाद यहाँ पे इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्य का दीवानी प्राप्त हो जाता है अंग्रेज़ों को यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ 1765 से लेके 1858 तक ये जो है भारत में शासन भी करते हैं और व्यापार भी। मतलब ये इस बीच जो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर का गैप है इस बीच में, तो देख सकते हैं आप यहाँ तक में ये 2/3 हिस्सा पे भारत का कब्जा कर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और अभी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आया था व्यापार के पर्पज़ से, पर अभी क्या कर रहा है, व्यापार और शासन दोनों चला रहा है। पर एक बात यह है कि जब यहाँ पे ये शासन चला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून भी यही बना रहा है, क्योंकि ये किसका इजाज़त लेकर आया था, वहाँ से महारानी विक्टोरिया का। इस और वहाँ पे महारानी विक्टोरिया, सिर्फ वहाँ पे राजा का ही शासन नहीं था, वहाँ 1600 ईस्वी में अब इंग्लैंड में अब तक में लोकतंत्र आ चुका था। तो वहाँ पे पार्लियामेंट करता था जो करता था, पर नाम जिस आदमी का मोहर लगता था वो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति को सर्वोच्च बोलते हैं, पर सारा काम तो पार्लियामेंट संभालता है और प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं, ऐसे भी वहाँ पे भी हुआ करता था। ठीक है, तो मतलब महारानी विक्टोरिया के माध्यम से यहाँ पे शासन करता था कौन, महारानी विक्टोरिया का बस मोहर लगता था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कानून बनाता था उसी कानून के हिसाब से यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था हमारे देश पे। ठीक है, जब यहाँ पे वो शासन कर रहा है, अभी क्या होता है कि 1764 में तो बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे शासन स्थापित हो गया। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, शासन भी चला रहा है और व्यापार भी कर रहा है। इस बीच में बहुत सारे एक्ट आते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, बहुत सारा चार्टर अधिनियम आता है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो इस बीच में हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे शासन भी कर रहा है और व्यापार भी कर रहा है। पर शासन और व्यापार तो कर रहा है, पर यहाँ पे क्या होता है,
57 में हो जाता है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह मतलब जो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उसने विद्रोह कर दिया। उसके बहुत सारे रीजंस थे, लाइक जैसे कि कुछ ऐसे ये इसका एक मेन रीज़न बताया जाता है कि एक चमड़ी वाला कारतूस था जिसे दांत से खोलना पड़ता था। उसके बारे में ऐसा अफवाह था कि वो गाय और सूअर की चमड़ी से बने हुए हैं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही ठेस पहुंचा। इस वजह से ये विद्रोह शुरुआत हुआ था। इसके बारे में आप डिटेल में इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब और भी बहुत सारे पृष्ठभूमि थे जिसकी वजह से जो है कि ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कौन सा? सिपाही विद्रोह। सिपाही म्यूटनी कहते हैं इसको, सिपाही विद्रोह, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है 1857 में, जब यहाँ पे देखा कि ये गड़बड़ हो गया अब सब, क्योंकि यहाँ पे अब इंडिया के लोग भी इस बात से ये हो गए कि अब अंग्रेज जो इसको समझ में आ गया इंडियंस को कि अंग्रेज जो है हम पे जो शासन कर रहा है ये अपना फ़ायदा के लिए कर रहा है, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ये हमें लूट रहा है, ये इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद से हो गए विद्रोह तेज। अब जब विद्रोह तेज हो गए तो अब अंग्रेज क्या सोचा कि इसे अब बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर वो क्या करता है कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देता है। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देता है। कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और वो कहता है कि अब यहाँ पे जो है क्राउन रूल लागू होगा, मतलब यहाँ पे अब हम डायरेक्ट ब्रिटिश सांसद जो है यहाँ शासन करेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट कौन? ब्रिटिश सांसद। इस ये यहाँ के जो इंडियन लोग थे ये जानते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये बुरा है, पर उसे लगा चलो ये क्या है कि ये इतना बुरा नहीं होगा, तो सोचा चलो देखते हैं। अब इसके बारे में उतना बुरा ये नहीं सोचते थे। तो अभी यहाँ पे क्राउन रूल लागू हो गया। अब जब क्राउन रूल लागू हो गया है तो अब यहाँ पे फिर भी कानून कौन बनाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और पहले भी कानून कौन बना रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। बस यहाँ के लोगों को ऐसे मतलब कि उलझाने के लिए इसने कह दिया अब यहाँ पे क्राउन रूल चलेगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं था, सब कुछ पहले भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में था और अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में ही होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दो पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है कब तक जो शासन चला वो पढ़ेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिना मतलब जब क्राउन रूल चला वो पढ़ेंगे। तो आप याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शासन कब से कब तक चला? 1765 से लेके 1858 तक, और 1858 से लेके 1947 तक क्राउन रूल चला, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उम्मीद है बेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे। अब देखिए हम जानते हैं इन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रहा 1765 से 1858 तक था। तो इसमें माना जाता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कि शक्ति का केंद्रीयकरण हुआ। शक्ति का केंद्रीयकरण का अर्थ ये है, सपोज कीजिए कि यहाँ आम जनता है, ठीक है, ये आम जनता है, और इससे जब शक्ति किसके हाथ में जा रहा हो? केंद्र के हाथ में जा रहा हो, तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। इस दौरान जबकि मतलब अंग्रेज यहाँ पे क्या कर रहे थे? ज़बरदस्ती इस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा था? भारत पे शासन कर रहा था, इसका शोषण कर रहा था, क्योंकि उस समय लोग दबे पीसे वो होते हैं ना, बहुत सारी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को दबाओ तो वो क्या होता है? टूट जाता है। जैसे डिब्बे के ढक्कन को हम मान लीजिए टाइट कर रहे हैं, एक हद तक टाइट करेंगे, जब ज़्यादा टाइट करते हैं वो स्लिप हो जाता है, फिर वो फ्री हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। तो पहले ये जो फेज़ था, ये डिब्बा का ढक्कन कंप्लीट टाइट हो चुका था 1858 तक, ठीक है। उसके बाद अब क्या है? अब है टाइम इसे वो जो उसके होते हैं ना गुना, वो ख़त्म होने का। तो 1858 के बाद 1947 तक ये क्या हुआ? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अब केंद्र के ओर से पावर किधर शिफ्ट हो रहा है? आम जनता के हाथ में फिर आ रहा है, क्योंकि अब जनता जग चुका है, अब हो रहा होगा विद्रोह, ठीक है। तो इस तरह से हुआ सब कुछ। अभी हम देख लिए दो फेज इसके, एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, एक होता है क्राउन रूल। ये दोनों हम देख लिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पढ़ लिए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हम समझ चुके हैं कि क्या था और कब से कब तक इसका फेज रहा। ये सब बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए द कंपनी रूल 1773 टू 1858, मतलब जो कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, जो हिंदी वाले भाई हैं वो टेंशन नहीं लेंगे, मैं सब कुछ सारे जो यहाँ पे ये एक्ट लिखे हुए हैं मैं उसे हिंदी में भी बोल दूंगा, इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो देखिए द कंपनी रूल का अब हम बात करते हैं। तो कंपनी रूल जो आता है वो 1773 से 1858। एक्चुअली जब हम देखते हैं कि वो कब से शुरुआत हुआ था यहाँ पे 1765 से, पर जो पहला एक्ट आया वो कब आया? 1773 से, ठीक है। 1773 से पहला एक्ट आया, ठीक है। तो इस बात में कन्फ्यूज नहीं होना है। मतलब ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद जो है कि अंग्रेज शासन करना शुरू कर दिया, पर पहला एक्ट कब आता है? 1773 में, ठीक है। तब कंपनी का रूल, इसके प्रति जो एक्ट आते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट तो बहुत सारे आते थे, पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्ट थे हम उसके बारे में बात करेंगे खासकर। देखिए पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट ही बोलते हैं। लुसेंट के बुक जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसमें भी रेगुलेटिंग एक्ट ही लिखा हुआ है 1773 का। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, ये आता है 1784 में। फिर इसी तरह से आता है चार्टर एक्ट। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, इस समय में जो यहाँ पे पीएम थे इंग्लैंड में, उसका नाम था
विलियम पिट, क्या नाम था उसका, विलियम पिट, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813 का। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट जब 1813 का आता है, इससे कंपनी का जो व्यापार का अधिकार है उसे 20 साल तक बढ़ा दिया गया। फिर चार्टर एक्ट आता है 1833 का, फिर इसे भी 20 साल तक बढ़ा दिया गया। इस तरह से मतलब कि बार बार इसके टाइम पूरे हो जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, फिर ये जाए और अंग्रेजी पार्लियामेंट के सामने एक अच्छा ऑफर रखता था कि अब हम आपको इतना परसेंट देंगे मुनाफा, मतलब परसेंटेज बढ़ा देता था। तो उससे वो क्या होता था, उसका टाइम पीरियड भी बढ़ा देता था। इससे क्या हुआ कि 20 साल और बढ़ा दिया गया, तो दो बार 20-20 साल बढ़ा। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, मतलब चार्टर एक्ट आता है चार्टर अधिनियम आता है 1853 का, और इसमें इसे 20 साल तक नहीं बढ़ा के इसे कह दिया कि ये अनिश्चित काल तक रहेगा, जब ज़रूरत पड़े तब हम इसे ख़त्म कर देंगे, या फिर ये 200-300 साल जितना चल सकता है, पर हमें जब लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है वैसे ही हम इसे ख़त्म कर देंगे। मतलब कंपनी का जो अधिकार है वहाँ पे व्यापार अभिशासन चलाने का अधिकार हो चुका था, क्योंकि मतलब अभी तो यहाँ पे शासन और व्यापार दोनों चला रहा था ये कंपनी। तो बोला कि अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जब हमें मेरा हो गया मन, हम तब इसे ख़त्म कर देंगे। फिर क्या होता है, 1857 में होता है सिपाही विद्रोह। उसके बाद 1858 में क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा 1858 के बाद से क्राउन रूल लागू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 1813 में 20 साल के लिए बढ़ा, फिर 1833 में 20 साल के लिए बढ़ा कंपनी का जो व्यापारिक एक व्यापारिक अधिकार था वो, ठीक है। तो फिर 1853 आता है, उसमें मतलब फिर कहा गया कि अनिश्चित काल तक रहेगा, पर ये ज़रूरी नहीं था कि 20 साल ही हो या 20 साल से ज़्यादा ही हो, बस वो कभी भी ख़त्म किया जा सकता था। फिर 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब हमें यहाँ पे शासन संभालना चाहिए ताकि जनता में कुछ शांति आए, ठीक है। तो फिर वो 1858 में आते हैं, और फिर हमारा यहाँ पे क्राउन रूल शुरू होता है। अब देखते हैं क्राउन रूल के अंतर्गत जो कुछ कानून आए, कुछ एक्ट आए, लग दिए द क्राउन रूल। ये आते हैं 1858 से 1947, हम तो यही पढ़े पीछे, ठीक है। अब इसमें पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब क्या कहता है, ये जो क्राउन वहाँ से आया, हालांकि अब भी कानून उसी को बनाना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही, पर अब अपना नाम ये बदल दिया थोड़ा सा, और ताकि जनता जो एक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए और शांत हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का। अब बोला कि अब ये हम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद आता है फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। इसको भारत सरकार अधिनियम बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, ठीक है, 1858 का। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट मतलब भारत परिषद अधिनियम आता है 1861 का। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 का। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, जिसे कि हम मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय में भारत सचिव जो था इंग्लैंड में, वो था मार्ले, और ये मिंटो जो थे यहाँ पे भारत में वायसरॉय थे। इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया भारत मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। ये भारत परिषद अधिनियम 1909 का। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919 का, ठीक है। फिर आता है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935, और हमारा संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का रहा है, ठीक है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था। फिर उसके बाद आता है और देखिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये रहा कंपनी का सबसे लास्ट वाला कानून, जिसके अधिकार से जिसके तहत वो शासन चलाए, ठीक है, 1935। उसके बाद हालांकि सबसे लास्ट में ये आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, पर ये शासन के पर्पज़ से नहीं था, ये भारत को आज़ाद करने के लिए कुछ नियम थे इसमें। पर यहाँ पे जो शासन चलाने के लिए जो सबसे लास्ट वाला कानून रहा, वो कौन सा रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके अंतर्गत क्राउन रूल के अंतर्गत कौन से एक्ट आए हम वो पढ़ लिए, और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि हम देख लिए कि कंपनी रूल के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए वो भी पढ़ लिए हम। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रहा 1765 से 1858 तक, हम इसमें ये भी देख लिए कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ इस दौरान, और क्राउन रूल में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। और उसके बाद हम ये भी देख लिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में जैसे हम किस कैसे पढ़ेंगे, कितने भागों में बांट के, ये सब हम देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। पर अब बात रहा कि ये इतना ही में कंप्लीट नहीं होता है, अब इसमें से सारे कानून को, जैसे कि यहाँ पे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ेंगे डिटेल में। फिर चार्टर अधिनियम को पढ़ेंगे 1813 का डिटेल में। ये सब को हम बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब घबराना नहीं है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।